हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स जेईई मेंस सॉल्यूशंस फॉर 2020 2 सितंबर एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट बेस्ड ऑन मेमोरी। सो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर, मरकरी, टंगस्टन एंड एल्यूमिनियम। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से अराइज हुआ है और इसमें हमने ये याद रखना है कि मरकरी का रेजिस्टिविटी सबसे हाई होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है मरकरी का। सो रेजिस्टिविटी भी मरकरी की सबसे हाई होगी। और ये भी हमें देखना है कि इनमें से बाकी में से टंगस्टन, एल्युमिनियम और कॉपर में से सबसे लीस्ट रेजिस्टिविटी किसकी होगी। तो सबसे लीस्ट होती है कॉपर की रेजिस्टिविटी, क्योंकि कॉपर इज़ गुड कंडक्टर, लीस्ट रेजिस्टेंस एंड लेस रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं ज़रा कि कॉपर सबसे लेस और मरकरी सबसे हाई। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन हमारा सी है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि एल्युमिनियम और टंगस्टन में से किसकी रेजिस्टिविटी सबसे लेस होगी। तो ऑब्वियस सी बात है टंगस्टन और एल्युमिनियम। हमने 10th में भी देखा पढ़ा है ये कि एल्युमिनियम क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इन कंपैरिजन टू टंगस्टन। टंगस्टन जो बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है। तो एल्युमिनियम आ गया हमारा सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे आ गया कॉपर, सबसे कम रेजिस्टिविटी, उसके बाद एल्युमिनियम आ गया, फिर उसके बाद टंगस्टन आ गया, फिर उसके बाद मरकरी आ गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो इलेक्ट्रिक emission based plus 2 stopping potential of emitted photoelectron is V volt if monochromatic means single color light of wavelength lambda is incident on a metal surface if wavelength of light incident becomes 3 lambda। अगर जो पहले लैम्डा थी अब वो 3 लैम्डा हो जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स का V/4 हो जाता है, जो कि पहले V था। तो इस केस में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल क्या हो जाएगा, K लैम्डा हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिंक। देन द वैल्यू ऑफ K इज, अब ऑप्शन इसमें देखने हैं तो इसका ज़रा हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है। दिस इज समथिंग न्यूमेरिकल लाइक क्वेश्चन। फर्स्ट केस में देखो HC/लैम्डा फाई प्लस EV0 होता है और V0 की वैल्यू क्या है, V है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि HC/लैम्डा जो है कितना हो जाता है, 3 लैम्डा हो जाता है। लैम्डा कितना हो जाता है, 3 लैम्डा हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा। इस केस में फाई प्लस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 वो V/4 हो जाता है। V0 की वैल्यू V/4 हो जाती है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसके बाद में सिंपली आपने फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना है तो फाई और फाई सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से दिस माइनस दिस करेंगे तो HC/लैम्डा कॉमन आ गया, इनसाइड में आ जाएगा 1 - 1/3। तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, HC/लैम्डा इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, EV कॉमन आ गया, 1 - 1/4 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, EV कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/4 शुड बी, एलसीएम ले लेंगे 3/4 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसके बाद में देखते हैं सिंपली EV फाइंड करते हैं। यहाँ से EV आगे है
क्रॉस होके 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 8/9 hc/लैम्डा आ जाएगा। इसके बाद में अब देखते हैं ज़रा EV की वैल्यू, hc/लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 + 8 hc/9 लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन है। E इक्वल्स टू, अगर आपको इक्वेशन याद है तो E इक्वल्स टू 5 नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क स्टॉपिंग पर वर्क डन प्लस टोटल एनर्जी। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं फाई की वैल्यू hc/9 लैम्डा, ये कह रहे हैं यहाँ पे ये k लैम्डा हो जाती है, hc/k लैम्डा। सो आपने 9 लैम्डा इक्वल्स टू k लैम्डा, यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 9 ऑप्शन आ गया। सो C ऑप्शन इज करेक्ट। C ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड 10th क्लास में भी ऐसा केस था। फॉर द गिवन फिगर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। सो गिवन फिगर है, इस फिगर को ज़रा अगर मैं एक बार रिट्रेस करूं और FC और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो बच्चों हमने ये कंफर्म है कि फर्स्ट रे पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, और सेकेंड रे पोल से पास होती है तो ये पास हो जाएगी। तो दिस इज द इमेज। सो क्लियरली यहाँ से है, क्लियर है बिल्कुल से कि अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो उस केस में इस फिगर के लिए इमेज सेम साइड में है तो रियल हो गई, और ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज में है तो डिमिनिश्ड हो गई, और क्या है डाउनवर्ड है तो इन्वर्टेड हो गई। तो रियल, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड वे में मिले हैं, सो उसी वे में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ लेफ्ट सी का बी, बी का सी हो सकता है, सो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली हमें करेक्ट ऑप्शन केवल यहाँ से देखना है कि क्या होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स x and y are 450 Hz and 330 Hz respectively. Then find the ratio of tension in string x and y will be. तो बच्चों ये क्वेश्चन +1 + 2 के एप्लीकेशन बेस्ड सिलेबस से है। सो देखते हैं ज़रा इसके सॉल्यूशन में कैसे इसको हिट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग √/, टेंशन T of x अपॉन म्यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड y के लिए ले लेते हैं फार्मूला 1/2L √/, टेंशन ऑफ y अपॉन म्यू। अब इसको अगर डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को 2 से तो क्या आ जाएगा, f of x अपॉन f of y इज इक्वल्स टू 1/2L से 1/2L कैंसिल, √μ से √μ कैंसिल, तो रूट के इनसाइड में t of x अपॉन t of y आ जाएगा। और आपको जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो गिवन है, x का 450 है और सेकंड है 300, सॉरी यहाँ 300 था, तो कितना आ जाएगा 450/300, 10 से 10 कैंसिल,
और 5 6 30, 6 5 6 30, कैंसिल कर लेते हैं, 5 9 45, 5 6 30, 9/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 9/6 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, 3/2 इसका करेक्ट आंसर है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव एंड मैसेज वेव आर 5 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मैक्सिमम टू मिनिमम, तो मैक्सिमम टू मिनिमम का जो फार्मूला होता है हमारा एम्पलीट्यूड का, ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम is equals to amplitude modulated plus carrier wave का amplitude का सम, और यहाँ modulated plus carrier के जो amplitude है उनका डिफरेंस। सॉरी बच्चों, ये डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है। सो पुट करते हैं ज़रा, 5 + 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 - 3 आ जाएगा। This should be 8/2, 4. Option number B is correct. Very easy question. Communication system. Next पे आते हैं question number 6. A body of mass m moving with velocity u of I cap का means हो गया, this is unit vector which shows direction only. I कैप का मीन्स हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3m। एक m बॉडी की ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है 3m मास की बॉडी से, जो कि ये वाला रेस्ट में और ये वाला मोशन में है, एज शोन इन फिगर। ये फिगर गिवन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ m आफ्टर कोलिजन इज v ऑफ j, इसका जो फर्स्ट बॉडी का मास है कोलिजन के बाद जो है v ऑफ j डायरेक्शन में आ जाता है, देन वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे देखते हैं ज़रा। तो गिवन है हमें, तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो ये इलास्टिक है, इसका मतलब यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, m1 u1 I कैप प्लस फाइनल इसकी तो वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है सेकेंड बॉडी, इज इक्वल्स टू m फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई है, m v ऑफ j कैप प्लस इसकी हो गई है 3m वाले की, 3m मास है, और इसकी ले लेते हैं v1। तो बच्चों यहाँ से v1 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो ये माइनस में आ जाएगा और 3m डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या और सेपरेट कर लेंगे दोनों को, तो u/3 I कैप माइनस v/3, ये लेफ्ट में आ जाएगा 3j कैप इज इक्वल्स टू v ऑफ 1। ये ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व होगी। फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हाफ mu² प्लस ये रेस्ट में था तो इसका वेलोसिटी 0 होगा, इज इक्वल्स टू हाफ mv², फाइनल वेलोसिटी v हो गई है फर्स्ट बॉडी की, प्लस हाफ 3m
इंटू v1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं v1 का स्क्वायर करता हूँ तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर मेथड है तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इंडिविजुअल आ जाएगा यहाँ पे, और मैं 1 को 2 में पुट कर दूंगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हाफ है सॉरी, तो 3/2 एम और v1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर स्क्वायर करते हैं इसका, तो इसका इंडिविजुअल प्लस इसका इंडिविजुअल कितना आ जाएगा, u बाई 3 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, जे स्क्वायर 1 हो जाएगा, v स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हाफ एम को मैं कैंसिल कर सकता हूँ बोथ साइड से, देखो बच्चों, तो आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 3 यू स्क्वायर बाई 9 प्लस वी स्क्वायर बाई 9। हाफ कैंसिल कर दिया मैंने m/2 कैंसिल कर दिया दोनों साइड से। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो u बाई, आप सॉल्व कर लेना, u बाई √2 आ जाएगी, यहाँ से u बाई √2 आ जाएगी बच्चों। सो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी भी। तो ऑप्शन हमारा v बाई √2 का मीन्स आ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देयर आर 2 मैग्नेट्स P एंड T। P को यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए और T को यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में जो भी मैग्नेट यूज़ करते हैं उसकी कोरेसिविटी और रिटेनिटिविटी दोनों लो होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट NCERT +2 की फिज़िक्स का डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है ये, जहाँ पे रिटेनिटिविटी और कोरेसी हिस्टेरिसिस कर्व गिवन है बच्चों, ये वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है थ्योरी में, बुक में हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड स्पीड V मूविंग इन XY प्लेन, ठीक है, इन X एक्सिस इट एंटर्स, X एक्सिस में ये एंटर करता है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि Y एक्सिस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक्सटेंडेड अप टू x इक्वल्स टू 0 से d तक एक्सटेंड करता है ये, उसके बाद y एक्सिस में मूव कर जाता है। देन इट्स इक्वेशन ऑफ पाथ इज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस d। सो देखते हैं, सबसे पहले देखो ये x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक है बच्चों, ये पॉइंट xy अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से ये पार्टिकल एग्जैक्टली y के पैरेलल हो जाता है। क्वेश्चन में गिवन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी x एक्सिस में है, सॉरी y एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में फोर्स का फार्मूला F इक्वल्स टू QE होगा। तो एक फार्मूला डिस्टेंस का होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ से टाइम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, टाइम की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ। y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बच्चों ये a है, AT स्क्वायर यहाँ पे पुट करते हैं डायरेक्टली। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो F इक्वल्स टू MA और F इक्वल्स टू QE, दो फार्मूले होते हैं, MA इक्वल्स टू QE। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो बच्चों A की वैल्यू QE अपॉन M, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन को 2 में, तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा ये पूरा का पूरा हाफ QE अपॉन M, और T की जो वैल्यू है, T की ये वैल्यू d स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट कर दो, तो y आ जाएगा हाफ QE d स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है हमारा डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिंक है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो इसको। सो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ कॉइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट अ diametrical axis with angular velocity omega in a uniform magnetic field B. Find the maximum voltage developed or generated given a radius magnetic field. So for half rotation it takes time 0.2 second. So देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो इम्पॉर्टेंट इज दिस कि जो यहाँ पे फ्लक्स फाइंड होगा, this is B dot A, which is BA cos omega t. B dot A स्केलर प्रोडक्ट थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी आ जाएगी। यहाँ से ईएमएफ जनरेटेड जो होता है फैराडे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस डी फाई बाई डी टी होता है बच्चों। यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी पुट कर देंगे तो ईएमएफ आ जाएगा हमारा यहाँ से माइनस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से ये बी ए कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन ओमेगा टी, बी ए कॉन्स्टेंट है, ओमेगा टी का चेन रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा ईएमएफ। अब देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि ईएमएफ अगर मैक्सिमम होगा, इफ़ ई टेंड्स टू ई मैक्स देन साइन ओमेगा टी जो वेरिएबल क्वांटिटी है इसको हमें क्या करना होगा, मैक्स करना होगा 1। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया तो ई मैक्स की वैल्यू आ गई बी ए इंटू ओमेगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है। अब एरिया कैसा है, सर्कुलर कॉइल थी तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ई मैक्स आ जाएगा बच्चों बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब वैल्यू गिवन है हमारी ई मैक्स, मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड गिवन थी और रेडियस गिवन था 10 सेंटीमीटर। सो पी की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 और रेडियस गिवन थी 10 सेंटीमीटर विच इज 1 इंटू ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं पाई बाई टी, तो ओमेगा हो जाएगा पाई बाई टी। टाइम गिवन था 0.2 सेकेंड बच्चों, पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा और हमें हमेशा याद रखना है पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमें 10 लेके चलनी है। तो ये आ जाएगा ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू पाई और पाई 10 आ गया और 1 का स्क्वायर 0.01 अपॉन 0.02, ये कैंसिल कर देंगे 2, ये से डेसिमल कैंसिल 2 आ जाएगा, डायरेक्टली 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 आंसर आ गया बच्चों। तो कितना आ जाएगा ई मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, सॉरी दिस शुड बी 0.2 सेकेंड था, तो 1 डेसिमल कैंसिल कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 2 5 से 10, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट ईएमएफ, ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से करेक्ट हो गया, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का। In a hypothetical spherical galaxy, the mass density is given by k by r. If a planet is rotating at r0 distance from the center of galaxy, find the relation between time period t and radius of
आर नॉट। सो रिलेशन निकालना है टाइम पीरियड और आर नॉट के टर्म्स में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये ग्रेविटेशन का। अब यहाँ से देखो, मास अपॉन डेंसिटी होता है वॉल्यूम, और स्मॉल वॉल्यूम है तो dv लिख लेंगे। यहाँ से मास आ जाएगा, इंटीग्रल है ये बच्चों, dv है तो डेंसिटी इनटू dv आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि डेंसिटी की वैल्यू यहाँ गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है k/r, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है k/r, तो ये आ जाएगा k/r इंटीग्रल 0 टू फाइनली आर नॉट, और dv को लिख सकते हैं 4πr² विद रिस्पेक्ट टू dr इंटू आर स्क्वायर की यूनिट हो गई r³ 4, तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा सरफेस एरिया के टर्म्स में। सो यूनिट मीटर क्यूब है, परफेक्टली आंसर करेक्ट है फार्मूला हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं, r से r कैंसिल हो गया, 4π और k कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो मास आ गया हमारा 4π k कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू dr, तो r का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, r² हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो r² r0 का स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4π k r0² बाई 2, डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे, 2π k r0²। अब इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स का जो फार्मूला होता है Gm अपॉन r0² है यहाँ पे, तो r0 ले लो, और रोटेशन, एंगुलर रोटेशन के टर्म्स में जो mv²/r होता है, v को ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो m ω02 r0 आ जाएगा, v = r ओमेगा होता है बच्चों। तो यहाँ से ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया है, इधर ग्रेविटेशन फोर्स है, दो फोर्स को इक्वेट किया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन फोर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और mv सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, v की वैल्यू r ओमेगा पुट कर देंगे, तो m से m कैंसिल, तो यहाँ से जो भी वैल्यू है g m की ये वैल्यू यहाँ कॉपी कर देते हैं, g 4, यहाँ पे r² है बच्चों, तो क्या आ जाएगा ये g 4π k r0 अपॉन 2, कैंसिल कर देंगे, नो प्रॉब्लम, 2 ही आएगा, इज इक्वल्स टू ω02 r0, और अपॉन ये r0 एज इट इज पुट कर दूँ। सो ω0 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगी ये टोटल वैल्यू 2π k r0, 2π k अपॉन r0, 2π k g, और टाइम पीरियड होता है बच्चों 2π अपॉन ω0। सो इसको सॉल्व करके ω0 की वैल्यू यहाँ कॉपी कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, 2π r0/g। सो 2π r0/g, ये ऑप्शन हमारा 2π r0/rg, दिस इज बेसिकली k, दिस इज k आएगा यहाँ पे, तो 2π r0/kg, 2π r0/kg, 2π r0/kg, दिस इज बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में,
A proton enters in a uniform magnetic field of 2 millitesla at an angle of 60 degree with the magnetic field with a speed of 10 meter per second. 10 meter per second. Find path pitch. पिच की पाथ फाइंड करनी है. सो देखते हैं क्वेश्चन में पिच का जो पाथ होता है पिच का उसको पिच ऑफ हेलिक्स भी बोलते हैं. सो पिच ऑफ हेलिक्स का फार्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के साथ इनटू टाइम पीरियड. सो वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड का फार्मूला साइक्लोट्रॉन के केस में हमने पढ़ लिया है 2 पाई m अपॉन EB. E इज़ द इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, थीटा गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, ओनली m अपॉन E का रेशियो नहीं गिवन है. तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर 10⁻⁻27 और चार्ज का रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन के 10⁻⁻19. सॉल्व कर लिया, -8 आ गया. ये वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे एज इट इज, सिंपली सॉल्व कर लिया हमने. 550 पाई माइक्रो मीटर. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. डी इज करेक्ट ऑप्शन. Simple question, directly cyclotron based application. Next question कहते हैं बच्चों. Next question is a capacitor of capacity 5 microfarad 10⁻⁻6 farad होता है, is charged up to 220 volt and disconnected from a battery. पहले चार्ज किया गया 220 वोल्ट से, जब वो चार्ज हो गया कैपेसिटर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से. Now charged 5 microfarad is connected by another uncharged capacitor of 2.5 microfarad. Find heat loss. इस केस में heat loss find करनी है. So important ये है यहाँ पे heat loss का जो फार्मूला है हमारे NCERT बुक में बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी क्रिएट हुए हैं इस शिफ्ट में, 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, वो NCERT के डायरेक्ट फार्मूले, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले. हाफ C1 C2 का प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ C1 C2 इंटू डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2 का स्क्वायर. सिंपली फार्मूला हमने पुट कर लिया. C1 C2 की वैल्यू यहाँ इंटू में, यहाँ सम में है, और 220 वोल्ट था. और फाइनल इसका जो पोटेंशियल है वो हमारा गिवन नहीं है, ज़ीरो ले लिया हमने. और माइक्रोफेराड में थे C1 C2, तो यहाँ से 10⁻⁻6 आ जाएगा. सो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे कम्प्लीटली, तो ये हमारा 1210.3 इंटू 10⁻³ जूल्स में आ जाएगा. एनर्जी हीट लॉस या एनर्जी लॉस जो भी आता है वो हमारा, तो ये केस आ गया हमारा 1210.3. देखते हैं किस में है. 1210.3 इंटू 10⁻³ जूल. दिस इज आवर ऑप्शन नंबर ए. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. अगर जिस भी बच्चे ने अगर NCERT क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे सॉल्व और अनसॉल्व, तो फिज़िक्स के एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है वो. सो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है वो प्रॉपर इन चैप्टर्स को रिवाइज करें, चेक करें कि किस चैप्टर से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं. क्वेश्चन का लेवल डायरेक्टली NCERT बेस्ड है. और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे, और प्रॉपर रिवाइज करते रहें जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी. थैंक यू बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग.